नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चोल राजवंश की। ये कहानी है इतिहास की उन महान समुद्री शक्तियों में से एक की जिसने समंदर पर राज किया। जरा सोचिए, एक ऐसे दौर के बारे में, एक ऐसा वक्त जब समंदर पर भारतीय जहाजों का बोलबाला था और दक्षिण के एक साम्राज्य का असर पता है कहाँ तक? पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे वो? जी हाँ, ये कहानी है चोल राजवंश की, भारत का सबसे महान समुद्री साम्राज्य। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि चोल साम्राज्य गुमनामी के अंधेरों से निकलकर इतनी बड़ी ताकत बना कैसे। देखिए, पुराने जमाने में दक्षिण भारत, जिसे तमिलकम कहते थे, वहाँ 3 बड़े राजवंशों का राज था: चोल, चेर और पांड्य। इनमें से जो चोल थे वो कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा के मालिक माने जाते थे, मतलब खेतीबाड़ी, व्यापार और युद्ध, हर चीज में माहिर। अच्छा, संगम साहित्य और अशोक के शिलालेखों में शुरुआती चोलों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन फिर कई सदियों तक उनका कोई नामो निशान नहीं था। वो जैसे इतिहास से गायब ही हो गए। फिर 9वीं सदी में विजयालय चोल ने तंजावुर पर कब्जा किया और बस यही वो पल था जिसने उनकी वापसी की कहानी लिख दी। तंजावुर की ये जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। यहीं से शाही चोल राजवंश की शुरुआत हुई और एक ऐसे महान साम्राज्य की नींव रखी गई जो सदियों तक कायम रहा। अब बात करते हैं उन 2 महान राजाओं की, एक पिता पुत्र की जोड़ी, जिन्होंने चोल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। पहले आते हैं राजराजा चोल प्रथम। उनका एक सपना था, एक ऐसा मजबूत साम्राज्य बनाना जिसका जमीन और समंदर दोनों पर कंट्रोल हो। उन्होंने चेरों और पांड्यों को धूल चटाई, श्रीलंका जीता और एक जबरदस्त नेवी तैयार की। और उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत तंजावुर का मशहूर बृहदेश्वर मंदिर, जो आज भी शान से खड़ा है। फिर आए उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम, जिन्हें समंदर का विजेता कहा जाता है। वो अपनी सेना को उत्तर में गंगा नदी तक ले गए, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा वो था उनका नौसैनिक अभियान। उन्होंने अपनी नेवी को श्रीविजय, यानी आज के इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड तक भेज दिया। बस इसी एक कदम ने चोलों को भारत की पहली असली नेवल सुपर पावर बना दिया। लेकिन एक मिनट, चोल सिर्फ जंग जीतने वाले योद्धा नहीं थे, वो कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। चलिए जरा उनके शासन के तरीके पर नजर डालते हैं। उनका सिस्टम वाकई देखने लायक था। उन्होंने गांवों को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार दिया था। मतलब ब्राह्मणों के गांवों के लिए सभा नाम की काउंसिल थी, गैर ब्राह्मणों के गांवों के लिए और व्यापारियों कारोबारियों के लिए नगरम होती थी। और उनका चुनाव का तरीका तो और भी दिलचस्प था, जिसे कुडवोलई कहते थे। इसमें होता ये था कि जो भी काबिल उम्मीदवार होते, उनके नाम ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे। फिर उन पत्तों को एक मटके में डाल दिया जाता था और फिर एक छोटा बच्चा उन पत्तों में से एक पत्ता निकालकर कमेटी के मेंबर को चुनता था। कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी का एक शुरुआती रूप था। उनकी टैक्स वसूलने की व्यवस्था भी अपने समय से बहुत आगे थी। वो जमीन का पूरा सर्वे करवाते थे ताकि सही टैक्स लगाया जा सके। उनकी टैक्स पॉलिसी बहुत व्यवस्थित और निष्पक्ष थी। और सबसे बड़ी बात, सारा हिसाब किताब पत्थर के शिलालेखों पर लिखवाते थे ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। चोलों की महानता सिर्फ उनकी फौजी ताकत या प्रशासन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कला और संस्कृति में भी थी, जिसका असर आज तक जिंदा है। सच कहीं तो ये दक्षिण भारतीय संस्कृति का सुनहरा दौर था। बृहदीश्वर और गंगेकोंड चोलपुरम जैसे शानदार मंदिर बने। उनकी कांस्य की मूर्तियां, खासकर नटराज की मूर्ति, तो कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसी दौर में तमिल साहित्य, शैव धर्म और भक्ति आंदोलन भी खूब फले फूले। पर देखिए, इतिहास का यही नियम है, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। 12वीं और 13वीं सदी आते आते लगातार लड़ाइयों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। उनके पुराने दुश्मन पांड्या फिर से ताकतवर हो गए और फिर जब गद्दी पर कमजोर राजा बैठे तो ये महान साम्राज्य भी धीरे धीरे इतिहास बन गया। लेकिन चोलों की विरासत आज भी हमारे साथ है। उन्होंने हमें एक मजबूत स्थानीय शासन का मॉडल दिया, भारतीय नौसेना की ताकत का एक मायार तय किया और एक ऐसी व्यवस्था दी जिसमें मंदिर ही प्रशासन और संस्कृति का केंद्र थे। और उनका असर वो तो दक्षिण पूर्वी एशिया में आज भी महसूस किया जा सकता है। आखिर में चोलों की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ये असली ताकत दूर की सोच,
बेहतरीन संगठन और अपनी संस्कृति में होती है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि 1000 साल पुराना साम्राज्य आज की दुनिया को भला क्या सिखा सकता है।